डावोस डायरी में आपका स्वागत है। हम यहाँ डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सीधे लाइव आ रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र के एनर्जी मिनिस्टर नितिन राउत साहब जुड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र का आप जानते हैं यहाँ बड़ा डेलीगेशन आया है, बहुत बड़ी पिच कर रहे हैं टू मेक महाराष्ट्र प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन कंपनी। सर, पहले तो एनर्जी स्पेस में जिस तरीके की यहाँ क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, एनर्जी में खासा रुचि है कंपनीज़ की, और इंडिया में लोग आए निवेश करें, रेन्यूएबल एनर्जी में फोकस करें, उसके लिए महाराष्ट्र ने क्या पिच किया है सर? एक्चुअली आप अगर महाराष्ट्र को देखेंगे तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है कि जो इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छा स्टेट माना जाता है जी। आईटी हब भी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे है, और महाराष्ट्र सी से भी और एयर से भी और रेलवे से भी बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है जी। इसलिए पोटेंशियल वहाँ का सबसे बड़ा पोटेंशियल है जी। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ हर टाइप की इंडस्ट्रीज को आने के लिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ऐसी कि एनर्जी सेक्टर भी वहाँ का जो है वो सबसे बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स वी आर इन जनरेशन है इन इंडिया जी। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम एशिया में सेकंड आते हैं, 28 मिलियंस हमारे कंज्यूमर्स हैं जी। तो ऐसे स्थिति में एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकते हैं जी। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि आरी की नई पॉलिसी हमारी आ रही, आरी की रिन्यूएबल एनर्जी में हम सोलार, विंड हो गया, बायोमास हो गया, काफ़ी सारा बदलाव वहाँ लाना चाहते हैं। गैसिफिकेशन ऑफ कोल उस पर वर्क कर रहे हैं हम वर्क कर रहे हैं हाइड्रोजन पे, हम कर रहे इथेनॉल पे कि हमारे पास जो कार्बन बनता है उस कार्बन से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सारे पे हम वर्क कर रहे हैं। साथ में हम पंप स्टोरेज की बात कर रहे हैं, आजकल पंप स्टोरेज में भी हम जा रहे हैं। कल ही हमने अडॉप्ट्रिसिटी करके यहाँ स्विस की कंपनी है उससे स्मार्ट मीटर के बारे में बात की है क्योंकि वे स्विस में भी करते हैं, कनाडा में भी सप्लाई है, यूके में काफ़ी जगह पर उनका सप्लाई है, तो उनके साथ हमने बात की है। तो हमारी बातचीतें चल रही है, आज भी ग्रिड को आ रही है हमसे मिलने के लिए और भी कंपनीज हमसे, इंडियन मेड कंपनी, हाँ, और रिन्यू भी हमारे से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये कंपनीज हमारे पास आ रही है और हम प्रमोट करना चाहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एनर्जी भी हमारा एक सेक्टर है, तो ये तमाम सेक्टर्स पे हम यहाँ काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट हो कि जो जनरेशन में, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और ट्रांसमिशन में और कंजम्पशन में काफी अच्छा हो, क्योंकि बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो जरूरत भी है जी। और दूसरी बात ऐसी कोल माइंस भी हमारे यहाँ है बड़े पैमाने पे, तो हमारे यहाँ एनर्जी सेक्टर को काफी अच्छा पोटेंशियल है बिल्कुल। तो सर, जैसे अब आप पिच करते हैं कंपनीज को, कहते हैं आप आइए निवेश करिए, क्या है ऐसा जो महाराष्ट्र में होगा एज अपोज टू अदर स्टेट? मतलब आपकी पिच क्या रहती है जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे और आएंगे? किस तरीके की रियायतें, इंसेंटिव्स या पॉलिसी आप बना रहे हैं इन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए? देखिए, आरी पॉलिसी में हम उनको इलेक्ट्रिक ड्यूटी जो होती है जी, वो ड्यूटी को हम माफ कर रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं 10 साल के लिए। अच्छा, तो इतना बड़ा तो कहीं होगा नहीं, तो इसलिए उनको बहुत आसान जाएगा वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने के लिए। दूसरी जगह पे हम टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को, और नई टेक्नोलॉजी जब ला रहे तो उसके लिए हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बैटरी स्टोरेज रहे या कोई चीज़ें रहे, उसको भी हम इन्वाइट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो आज की नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ महाराष्ट्र जाना चाहता है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जब बिजली का संकट पूरे देश में आया उस संकट में महाराष्ट्र अकेला ऐसा प्रदेश है कि जिसमें 1 महीना आज पूरा हो रहा है, कहीं पे भी लोड शेडिंग महाराष्ट्र में नहीं है। तो वी हैव मैनेज्ड इन सच अ वे, बेटर प्रिपेयर्ड रहे हम। मैक्रो मैनेजमेंट हमारा काफ़ी अच्छा रहा। कोल माइंस के पीठ पे हमारे लोग बैठे थे, जहाँ से हमारा रेलवे साइडिंग है वहाँ हमारे लोग बैठे थे, और हर समय पेमेंट हो रही कि नहीं हो रही, हर चीज़ें हम प्रोएक्टिवली देख रहे थे। बट सर, ये जो दिक्कत आई पूरे देश में और पावर की जो डिमांड बढ़ी है, इसको केटर करने के लिए आगे
किस तरीके की आप प्रावधान कर रहे हैं, कैसे उसको मीट करेंगे? क्योंकि आज ये दिक्कत नहीं है, बट जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, आपने ही कहा अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो डिमांड क्लियरली बढ़ेगी। हम कैसे उसको पूरा करेंगे इन द शॉर्ट टर्म एंड द मीडियम टर्म? देखिए, यहाँ शॉर्ट टर्म में तो प्री मानसून चल रहा है। जी। प्री मानसून का प्लानिंग हो गया हमारा। हम कोल हमारा स्टॉक कर रहे हैं। साथ में हमने इंपोर्टेड कोल भी परचेस कर लिया है। हमारे वैगन्स आना चालू हो गया, यानी शिप्स आना चालू हो गए। हमारा इंपोर्टेड कोल आना चालू हो गया है। तो महाराष्ट्र में कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है, लेकिन देश के अंदर दिक्कत तो जरूर है, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उनका मिसमैनेजमेंट है, आपके रेलवे का मिसमैनेजमेंट है, तो तमाम ये बातें होते रहती है और वो चल रही, इसलिए बाकी स्टेट को प्रॉब्लम जा रही। लेकिन हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक टीम वर्क होती है। जी। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हमारी ट्रांसमिशन कंपनी, हमारी जेनको कंपनी, तीनों टीम्स हमारी मिलकर काम कर रही है और मिलकर उनका पूरा सुबह और शाम दोनों वक्त हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, अखबारों में जो खबरें आ रही है क्या आ रही है, ग्राउंड से क्या आ रहा है, इन तमाम बातों को हम मॉर्निंग को एड्रेस करते हैं और इवनिंग को एड्रेस करते हैं। बढ़िया सर, ये तो अच्छी बात है लोगों के लिए। और फाइनेंशियल मैटर भी एड्रेस करते हैं। बिल्कुल। ओके ओके सर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर आप कैसे आगे रुख रखते हैं? स्पेशली एनर्जी स्पेस में आपको लगता है कि पोटेंशियल है? क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल पर तो उन्होंने बताया, सेंट्रल लेवल पर स्टेट का क्या मानना है व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्कॉम्स प्राइवेटाइजेशन सर? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आप देखो कि देश के पहले ऊर्जा मंत्री थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, और उन्होंने उसी वक्त कहा कि स्टेट का सब्जेक्ट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी और स्टेट को हमने प्रिविलेज देना चाहिए इसके बारे में, और मैं प्राइवेटाइजेशन के सख्त खिलाफ हूँ। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको उठाया तो सबसे पहली हमारी स्टेट रही जिसने विरोध किया उसको जम के, और आज भी हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे इसका संबंध सीधा पब्लिक से आता है। पब्लिक की मोबिलिटी के साथ, पब्लिक के जो डिमांड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स है, और आज एसेंशियल कमोडिटी में पावर आ गया है। जी। तो इसलिए जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको डिक्लेयर नहीं किया एसेंशियल कमोडिटी करके, और लोग चाहते हैं कि बगैर पावर के हम जिंदा नहीं रह सकते। पावर तो एसेंशियल है ही सर, एसेंशियल हो गया है वो। जी बिल्कुल। तो कोई कहे ना कहे, तो ऐसे में तो हमने सप्लाई देना ही देना है। ओके, वंडरफुल। फाइनली सर, किस तरीके के टारगेट्स हैं एज अ मिनिस्टर फॉर एनर्जी? आपको लगता है कितनी ग्रोथ इस एरिया में हम देख पाएंगे फॉर योर स्टेट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सर? जैसे हमने देखा 5 लाख करोड़ का टारगेट है अगले 2 साल में पूरा करने का इंडस्ट्रीज के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनर्जी का सर उसमें कितना भागीदारी होगी? देखिए, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम अभी करना चाहते हैं हमारे एरिया में, और उसके लिए हमने डिमांड्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सामने रखी RDSS के माध्यम से जी। और हम हमारा सेक्टर अब मॉडर्नाइज कम्प्लीटली करना चाहते हैं। हम इंडस्ट्रीज को वेलकम करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट हम कम करना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में जो टेरिफ है हमारा, वो टेरिफ भी हम कम करना चाहते हैं ताकि हम इंडस्ट्रीज को वेलकम कर सकें। आप इंडस्ट्री फ्रेंडली बन जाएं। हाँ, इंडस्ट्री फ्रेंडली बन ओके, 40,000 करोड़ तक का आपका यहाँ टारगेट है इस स्पेस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर सर।